Start with chapter 3, metals and non-metals. In class 9th, you have learnt about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. Ninth में क्लास 9th क्लास 8th क्लास में आ जाते हैं हमारे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसमें हम आइडेंटिफाई भी करते हैं मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं. यहाँ पे थोड़ा डिटेल में करेंगे अभी. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. फर्स्ट मेटल्स एंड देन वी विल स्टडी नॉन मेटल्स. द ईजीएस्ट वे डेली लाइफ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम. डेली लाइफ में मेटल्स क्या होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. कॉपर यूटेंसिल्स होते हैं. आयरन के आर्टिकल्स यूज़ करते हैं. नॉन मेटल्स में कार्बन हो गया हमारा एग्जांपल. ऑक्सीजन गैस, वो भी नॉन मेटल में आती है ऑक्सीजन. नेक्स्ट मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. The earliest way to start grouping substances is by comparing their physical property. Let us study this with the help of following activities. Activities 3.1 to 3.6. Physical properties हम activities की help से करेंगे. 3.1 to 3.6. Collect the samples of the following metals. Collect किए हमने samples metals के. आयरन का symbol Fe. Copper is written as Cu. Aluminium Al. Magnesium Mg. Sodium Na. Lead zinc Pb. Zinc Zn. and any other metals that is easily available. और जो भी metals हमारे हैं जो easily available होते हैं वो. एक्टिविटी 3.1 फर्स्ट एक्टिविटी कर रहे हैं हम क्या मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए. फर्स्ट टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. हमने आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का सैंपल लिया. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल. क्या करा हमने उनकी अपीयरेंस की, वो कैसे दिखते हैं वो हमने नोट की. नेक्स्ट क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. फिर हमने क्या किया, उन सैंपल को, जो भी ये हमारे सैंपल थे उनको हमने रब किया. किससे, मीन्स क्लीन किया सैंड पेपर से. और फिर उनकी फिजिकल अपीयरेंस को हमने ऑब्जर्व किया. हमें क्या रिजल्ट मिलता है एंड में. मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. मीन्स हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी थी जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे, वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी आया था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं. क्या आंसर था उसका, क्योंकि मैग्नीशियम वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करता है. तो उसको क्लीन करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से क्लीन करते हैं. तो ये वही कह रहा है कि हमने जब क्लीन किया सैंपल को बाय रबिंग विद सैंड पेपर तो हमें क्या मिला, मेटल इन देयर प्योर स्टेट. तो वो प्योर स्टेट में मिल गया मेटल. यहाँ पे तो मेटल की रिएक्शन हो रखी है तो ये प्योर स्टेट में नहीं है. प्योर स्टेट में जब हमने ऑक्साइड लेयर रिमूव करी तो हमें क्या फॉर्म हो गया था, मैग्नीशियम. मीन्स ये प्योर स्टेट थी मैग्नीशियम की. हैज़ अ शाइनिंग सरफेस. उसका कैसा सरफेस था, शाइनिंग सरफेस था. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या मिली, physical properties of metals. First property luster. Luster means shining surface. Second activity, take small pieces of iron, copper, aluminum and magnesium. Same मेटल्स के पीसेस लिए हैं. ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. हमने क्या किया, हम ट्राई कर रहे हैं इनको कट करने का. किससे, शार्प नाइफ से. हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये कट नहीं हुए. होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स वो पकड़ने का होता है, उससे हमने होल्ड किया सोडियम मेटल को. पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, सोडियम हमारा कट हो गया नाइफ से, लेकिन जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम थे वो हमारे कट नहीं हुए. तो इससे हमें क्या रिजल्ट शो होता है, यू विल फाउंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. हमें जनरल में जो हमने 4 एग्जाम्पल लिए थे वो क्या थे, दे आर जनरली हार्ड. लेकिन सोडियम का जो हमने एग्जाम्पल लिया वो सॉफ्ट. ड्यू टू इट्स सॉफ्ट नेचर
सॉफ्ट नेचर की वजह से क्या हुआ, वो नाइफ से कट हो गया, मीन्स ये एक्सेप्शन है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, हार्डनेस है जो वो मेटल टू मेटल क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेरी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट डिफरेंट हार्डनेस है। एक्टिविटी 3.3, टेक pieces of iron, zinc, lead and copper, place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat it with other metals. Record the change in the shape of these metals. क्या कह रहा है, हमने पीसेज लिए आयरन के, लेड के, जिंक के, कॉपर के, हमने क्या किया, उनको वुडन ब्लॉक के ऊपर एक एक मेटल को हमने ब्लॉक के ऊपर रखा, आयरन के ब्लॉक के ऊपर रखा, और हमने क्या किया, उनको स्ट्राइक किया। स्ट्राइक इट 4 और 5 मीन्स हमने हैमर क्या होता है, हथौड़ा बोलते हैं जिसको, हमने उससे उसके ऊपर 3-4 बार स्ट्राइक, 3-4 बार और 4 से 5 बार क्या करा, स्ट्राइक करा, जिससे क्या होगा, वट डू वी ऑब्जर्व, वो जैसे एक हम उसको जब हैमर से उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो पतला पतला मीन्स एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल एग्जांपल भी करते हैं हम, अगर एक आयरन की, एक कॉपर की नॉर्मल एक रोड है, अगर हम उसको एक साइड से बीट करते हैं, हैमर की हेल्प से बीट करते जाते हैं, तो वो हमारी पतली हो जाती है, मीन्स शीट की शेप में आ जाती है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, क्या फॉर्म हो जाते हैं, थिन शीट बन जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम लिया, मेलियाबिलिटी, और यू कैन से मेलेबिलिटी, और मेटल्स को मेलेबल मेटल्स बोलते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर क्या होते हैं, सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मीन्स गोल्ड सिल्वर का एग्जाम्पल, गोल्ड का यूज़ होता है, गोल्ड शीट्स होती हैं, सिल्वर शीट्स यूज़ होती हैं, सोलर पैनल्स में जो होती हैं सिल्वर शीट्स यूज़ होती हैं। तो क्या करते हैं, सिल्वर को हैमर की हेल्प से उसको बार बार प्रेस कर करके एक शीट के जैसे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कॉपर शीट्स होती हैं, सिल्वर शीट होगी, गोल्ड की शीट्स होगी, प्लेटिनम शीट्स होती हैं, तो ये ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। फोर्थ एक्टिविटी, कंसिडर सम मेटल सच एज, फर्दर वही एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एग्जाम्पल लिया इनका। विच ऑफ द अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन से जो मेटल्स हैं वो वायर्स की फॉर्म में होते हैं। वायर्स की फॉर्म में कौन कौन से मेटल्स होते हैं। अब आपने वायर्स देखी हैं, जैसे गोल्ड की वायर्स, कॉपर की वायर्स यूज़ होती हैं, प्लेटिनम की वायर, कॉपर की वायर्स भी यूज़ होती हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में, प्लेटिनम की वायर्स होती हैं, गोल्ड की वायर्स होती है, गोल्ड और सिल्वर की वायर्स और इनकी शीट्स। वायर्स यूज़ होती हैं किसमें, ज्वेलरी वगैरह बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में वायर्स यूज़ होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी जो वायर्स की फॉर्म लेते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, इज डक्टिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी, थर्ड प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है, शीट्स में कन्वर्ट होता है, डक्टिलिटी में वायर्स में कन्वर्ट होता है। वायर्स में you will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। क्या कह रहे हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर हम फॉर्म कर सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर तक फॉर्म हो सकती है। मीन्स मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है हमारा कौन, गोल्ड। This is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs। इस malleability और ductility की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेटल्स को अपने अकॉर्डिंग जो हमें नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम शेप चेंज कर लेते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की रोड्स यूज़ होती हैं हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए, और आयरन की फिलिंग्स होती हैं, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं या आयरन नेल्स बोलते हैं, वो थिन होते हैं। आयरन की जो रोड होती हैं वो थिक होती हैं। आयरन की शीट्स भी होती हैं, आयरन की शीट्स भी यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट यूजेस हैं, हम वो अपने अकॉर्डिंग से उनको शेप देते हैं। उस शेप को हम क्या बोलते हैं, अगर वो वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। अगर शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग।
फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए मेटल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? हमारे सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, ये सब यूज़ होते हैं, और अलॉयज यूज़ होते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? आयरन के भी यूज़ होते हैं, आयरन के आते हैं आजकल कंटेनर्स, आयरन की कढ़ाई और आयरन के कुकर आते हैं आजकल यूज़ करने के लिए। लेट अस डू कॉपर के भी आते हैं कुकर। आयरन का कुकर तो नहीं होता, कॉपर के होते हैं, और आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं। ग्लासेस वगैरह तो पहले भी यूज़ होते थे। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट योर आंसर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्या वो कुकिंग का पर्पस क्या होता है? कुकिंग का मतलब कि वो उससे क्या होगा? कंडक्शन होगी हीट की। अगर हीट की कंडक्शन हो रही है तो वो कुकिंग यूटेंसिल्स या कुकिंग के लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉपर्टी पता चलेगी कि मेटल्स होते हैं जो वो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। देखो क्या किया इन्होंने, टेक एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, एक एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर ली, क्लैंप स्टैंड के साथ अटैच किया। क्या किया, इसके एक एंड पे वैक्स के साथ हमने एक पिन लगा दी। यहाँ पे हमने बर्नर ऑन किया, जैसे यहाँ पे हीट हमने दी इसको, तो ये थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो ये पिन होती है ये नीचे गिर जाती है। इट मीन्स जो हीट था, कंडक्शन यहाँ तक कंडक्शन पहुँच गई। यहाँ की कंडक्शन से क्या हुआ, जो वैक्स था वो मेल्ट हो गया। वैक्स के मेल्ट होते ही पिन हमारी नीचे गिर जाती है। तो द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो यहाँ से क्या प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये प्रॉपर्टी शो होती है। और आप सिंपली जो मेटल्स होते हैं, आप आयरन का ही एग्जांपल ले लो। अगर आप आयरन के एक एंड को आपने पकड़ा हुआ है और दूसरे एंड को अगर आपने हीट प्रोवाइड की हुई है, तो जो उसका सेकंड एंड है वो भी गर्म हो जाएगा। या आप बर्तन ही जो हमारे बर्तन होते हैं, बर्तन का भी जो एंड होता है, या तो वो प्लास्टिक तो नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स होते हैं, या हमारे पॉलीमर्स होते हैं, उनसे मिलके बनता है, बेकेलाइट होता है उसमें। अगर वो हैंडल वगैरह नहीं होता तो वो गर्म लगता है हमें, जो उसका हैंडल होता है। किस लिए? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन। उस हैंडल तक तो हैंडल को तो हम हीट नहीं दे रहे, हम तो हीट वेसल्स को कंटेनर को देते हैं नीचे से। लेकिन हैंडल, जो यहाँ हैंडल होता है, वो भी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ हीट हो रही है। इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं मेटल्स एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर, बेस्ट कंडक्टर क्या है हीट के? सिल्वर एंड कॉपर। बेस्ट कंडक्टर हीट, सिल्वर एंड कॉपर। इसीलिए सिल्वर वायर्स, जो घरों में वायरिंग होती है उसमें सिल्वर वायर्स और कॉपर वायर्स का यूज होता है। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो लेड एंड मरकरी है वो क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट के। डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? पूछ रहा है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। एक्टिविटी शो करी इन्होंने। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल के बीच में जिस मेटल को हमने टेस्ट करना है वो मेटल रख दिया हमने बीच में। डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्या ऑब्जर्व किया हमने? यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, जो भी मैंने बताया पॉलीमर्स होते हैं, और अ रबर लाइक मटेरियल। जो आपने कभी घर में जो वायरिंग्स होती है उनमें देखा होगा ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, वो क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। और उसके अंदर जो वायर्स होती हैं वो क्या काम करती है? कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। वो मेटल्स की फॉर्म होती है, मेटल से बनती हैं। वो कॉपर वायर्स होती हैं या वो सिल्वर वायर्स होती हैं। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस? क्यों वो कोटेड होती हैं इलेक्ट्रिक वायर्स? क्योंकि अगर वो कोटेड नहीं होंगी तो ऐसे ही वो कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे करंट लग सकता है। व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस? यहाँ से क्या शो हो रहा है? मीन्स जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? वे गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस? डू इट प्रोड्यूस अ साउंड? The metal that produces sound on striking a hard surface are said to be sonorous. 6th प्रॉपर्टी आई हमारी sonorous. मीन्स जो एक मेटल सरफेस है, अगर हम उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं और वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, कैन यू नाउ
से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। जो स्कूल बेल्स होती हैं वो किससे नॉर्मली आयरन की होती है, और जब उनको हैमर से बीट करते हैं तो हमें साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं सोनोरस। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखो, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस प्रॉपर्टी। और क्या होते हैं 7, जनरली हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। और इसमें सॉफ्ट एक्सेप्शन आ जाती है। सॉफ्ट नेचर किसका होता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। मीन्स क्या कह रहा है, मेटल्स का नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये किसके एग्जाम्पल है, नॉन मेटल्स के। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। क्या कह रहा है, नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड हैं और गैसेज हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़ के, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। ये एक्सेप्शन है, ये पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि नॉन मेटल्स में लिक्विड नॉन मेटल का एग्जांपल बताओ। तो लिक्विड नॉन मेटल का एग्जांपल क्या होगा, ब्रोमीन। और मेटल्स आर सॉलिड। इसमें एक्सेप्शन क्या है, लिक्विड सब्सटेंस कौन सा होता है, मरकरी। इसकी एक्सेप्शन ये है। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और गैसेज होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, लेट अस फाइंड आउट। नहीं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसलिए वो डिफ्रेंशिएट होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में हमने सैंपल्स कलेक्ट करे, कार्बन के, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। इसके साथ हमने एक्टिविटी करी। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग टू। अभी देखो ये क्या होते हैं, फिर एलिमेंट्स हमने सिंबल, टाइप ऑफ सरफेस, उनका सरफेस शाइनिंग सरफेस था, ये नॉन लस्ट्रस होंगे। हार्डनेस, ये हार्ड नहीं होंगे। और दे आर जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस। मेलेबिलिटी, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टिलिटी और नॉन डक्टाइल। कंडक्शन, नो हीट कंडक्शन, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। सोनोरिटी, नहीं, कुछ भी नहीं होता इनमें। On the basis of the observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in your class. You must have concluded that we cannot group element according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी exceptions भी हैं. Example, first, all metals except mercury exist as solid at room temperature. क्या बोल रहे हैं कि room temperature के अंदर all metals, सभी metal सॉलिड में होते हैं, किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। मरकरी किस में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट गैलियम एंड सीजियम, ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। क्या कह रहा है कि वैसे तो मेटल्स का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, दैट गैलियम और सीजियम। इनको अगर हम अपने पाम पे भी रखते हैं, पाम होता है अपने हथेली, अगर हम यहाँ पे भी रखते हैं तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ही वो मेल्ट हो जाता है। मीन्स इन दोनों का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकेंड, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। अभी हमने नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस किसका आ गया, आयोडीन का, कि आयोडीन क्या होता है, लस्ट्रस होता है। थर्ड, कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। कार्बन एक नॉन मेटल है और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। कार्बन की फॉर्म्स क्या होती हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। हमने क्या बोला कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रही है कि जो डायमंड है ना, डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सब क्या कह रहा है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कार्बन का एलोट्रोप, दैट इज डायमंड।
ये भी एक्सेप्शनल केस हो गया। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या बोला था कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इंसुलेटर होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट का एग्जाम्पल आ गया एक्सेप्शनल केस में कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ, alkali metals lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife। वो इतने सॉफ्ट होते हैं, हमने क्या देखा कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस आ गए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के केस में कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये नाइफ से भी कट हो जाते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से रेदर देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। क्या कह रहा है एक्टिविटी में, हमने दो चीज़ें ली, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लिया और एक हमने सल्फर पाउडर लिया। पहले हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। कलेक्ट द ऐश, रिबन को बर्न करके वही फर्स्ट एक्टिविटी क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलेक्ट द ऐश फॉर्म्ड एंड डिजोल्व देम इन वाटर। क्या कर रहा है, जो हमने बर्न किया मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ MgO, उसको हमने जो ऐश फॉर्म हुई उसको हमने डिजोल्व किया वाटर के अंदर। फिर टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हम लिटमस टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा लिटमस कलर देगा कि कौन से कलर के हैं, बेसिक कलर के। तो एसिडिक अगर सॉल्यूशन होगा तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा और बेसिक रेड को ब्लू में, मीन्स तो वो जो एसिडिक वो बेसिक ऑक्साइड बना, बेसिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक, तो वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, एसिडिक और बेसिक। क्या बना था, बेसिक। नाउ बर्न, वही सेम रिपीट करना है हमें सल्फर पाउडर के साथ। अब सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल, तो सल्फर नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड कैसा फॉर्म होगा, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा और इसका मीन्स कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक। कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। इक्वेशंस वही जो नॉर्मल इक्वेशंस मैग्नीशियम की और सल्फर की। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ऑक्साइड। ओके, इक्वेशन बैलेंस कर लो, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। क्या कह रहा है, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये अभी हमने यही तो देखा कि नॉन मेटल्स कैसे एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। On the other hand, most metals give rise to basic oxides. So we'll be learning more about these metal oxides in next session. Next, यहाँ पे chemical properties में हम इनके reactions और ये सब पढ़ेंगे। अभी questions करते हैं, simple questions हमारे। Give an example of a metal which first is a liquid at room temperature। अभी बताया हमने metals के example देने हैं जो liquid रहता है room temperature पे। क्या? First answer, page number 40, question answers. First is liquid at room temperature, mercury, 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 symbol Hg. Second, can be easily cut with knife, sodium, potassium, lithium. Third, is the best conductor of heat, best conductor of heat, silver, silver का Ag. Next, copper, CuPPER, copper is a poor conductor of heat, poor conductor of heat क्या थे हमारे, lead, Pb, lead. Explain the meanings of malleable and ductile. Malleable and ductile का meaning explain करना है. Malleable and ductile means the property, the ability to form, the ability of a metals due to which it can be drawn into thin sheets is known as malleability, and in ductility, the ability of a metal due to which it can be drawn into wires. क्या होता है, ductility में
मेटल्स वायर्स की फॉर्म में होते हैं एंड मेलेबिलिटिक में जो मेटल्स होते हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं शीट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करी थी हमने, अभी हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। वही एग्जांपल लिए हैं हमने सेम। करेक्ट द सैंपल्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। वही सेम अभी जो सेम हमने बोला कि जब हम मेटल्स को बर्न करते हैं ऑक्सीजन इन एयर, एयर मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड विच इज ऑफ बेसिक नेचर। Do all metals react in the same manner with a dazzling white flame? That magnesium burns in air with a dazzling white flame. क्या कह रहा है कि हमने वो एक्टिविटी करी थी उसमें मैग्नीशियम बर्न हुआ था, डिजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्म हुई थी। तो कह रहा है कि सेम मेटल्स, जो ऑल मेटल्स हैं वो सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, उसमें क्या दिखा रहा है? द एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असेसमेंट। होल्ड सैंपल्स को हमने होल्ड किया और हमने अलग अलग सैंपल्स को बर्न करके देखा ऑक्सीजन में। विच मेटल्स बर्न इजीली, कौन इजीली बर्न हो गया? विच फ्लेम कलर डू यू ऑब्जर्व विद मेटल बर्नड। तो ये हम जो सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो सब ऑब्जर्वेशन हमने की। नीचे हमने क्या, हमें एक जनरल रिएक्शन क्या है? व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ये हमारी जनरल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। मीन्स जब हमने कॉपर को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो इसने फॉर्म किया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर 2 ऑक्साइड का मीन ये है कि कॉपर इज प्रेजेंट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई दे विल राइट सी कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 में फॉर्म करता है, यहाँ पे तो CuO बन गया। कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +1 एक कॉपर +2। यहाँ पे कॉपर 2 ऑक्साइड मीन्स कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई CuO। कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ब्लैक कलर। बैलेंस 2 ऑक्सीजन 2 इक्वेशन बैलेंस्ड। When copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper 2 oxide, a black oxide. इसका कलर कैसा है? ब्लैक। Similarly, aluminium forms aluminium oxide. Aluminium की रिएक्शन हुई, aluminium reacts with O2, form Al2O3. कैसे बना Al2O3? Aluminium having +3, oxide having -2. That's why Al2O3. इक्वेशन को बैलेंस करो, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पे 2। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है हमारी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। 3 2 6, यहाँ पे 2, लेकिन एल्यूमिनियम 4 हो गया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 4। मीन्स इक्वेशन बैलेंस। क्या फॉर्म होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Recall chapter 2, how copper oxide react with hydrochloric acid. We have learned that metal oxides are basic in nature. अभी बताया जैसे metal oxides क्या होते हैं, basic nature के होते हैं, but some metals oxides such as aluminium oxide and zinc oxide, सारे metal oxides कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन इन्होंने एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और जिंक ऑक्साइड का। ये दोनों ऑक्साइड क्या शो करते हैं? दे शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और उसमें हमें ये रिएक्शन देनी पड़ती है, वहाँ पे रिएक्शन के ही मार्क्स होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज एसिड, अगर चलो बेस से करते हैं, अगर ये बेसिक नेचर शो कर रहा है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। सॉल्ट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर।
aluminum chloride plus water, and when it behaves as acid, then it reacts with base, it forms sodium aluminate. That is sodium aluminate. बैलेंस करो इक्वेशन. यहाँ एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1. एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2, क्लोरीन 3 हो गया. इधर यहाँ पे क्लोरीन 1 है, 3 क्लोरीन हो गया. अभी हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है. ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है. अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी 1 है, यहाँ पे अगर हम 3 करते हैं ऑक्सीजन को, तो देखो ऑक्सीजन को हमने 3 किया, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारी, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया. हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 6. अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 6 हाइड्रोजन करना पड़ेगा. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कर रहे हैं तो क्लोरीन कितना हो गया 6. यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6, मीन्स इक्वेशन बैलेंस. नेक्स्ट इक्वेशन देखो, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1, ऑक्सीजन 3 and 1, 4 ऑक्सीजन, 2 and 1, 3 ऑक्सीजन, सोडियम 1, 1 सोडियम, हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन. हमें बैलेंस करनी है अपनी ऑक्सीजन. पहले अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम. अगर हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करें, 2 एल्यूमिनियम हो गया, 2 एल्यूमिनियम. सोडियम यहाँ पे 1, यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई 4, 2 2 4 and 1 5, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 and 1 4. 2 देखो अब 2 सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन 2 + 3 5, ऑक्सीजन 1 and 2, 1 and 4 5, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, मीन्स इक्वेशन बैलेंस हो गई. ठीक है, वह हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना, जब ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो फॉर्म करते हैं वो सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ पे ऑक्साइड, जब ये ऑक्साइड बिहेव कर रहा है एज अ बेसिक, अगर ये बेसिक नेचर बिहेव कर रहा है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. अब यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एज अ एसिड तो ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है. यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हेयर सोडियम एल्यूमिनेट. तो ये सॉल्ट फॉर्म होते हैं और ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये रिएक्शन करके जानी है. मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. एल्कलीज क्या होते हैं, अब कल बताया था, जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हुआ था. एल्कलीज क्या होते हैं, वो बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको बोलते हैं हम एल्कलीज. तो क्या कह रहे हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज, जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या है, इनसोल्यूबल है वाटर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या हो जाती हैं, वो सोल्यूबल डिजोल्व हो जाती हैं वाटर में टू फॉर्म एल्कलीज. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज. देखो सोडियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर, मीन्स इट्स बेस इज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म NaOH, बेसिक नेचर. एंड इन वाटर का तो यही हो गया ना कि ये एक्वस में हो गया, मीन्स क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. K2O डिजोल्व हो रहा है वाटर के साथ, इट फॉर्म्स KOH, एक्वस, मीन्स इट इज सोल्यूबल इन वाटर. इक्वेशन बैलेंस कर लेना साथ साथ. नेक्स्ट इज वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 द टॉल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट. क्या कह रहे हैं कि सारे मेटल सेम रेट के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते. डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन. डिफरेंट मेटल्स हैं जो वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करें कि कुछ तो जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, कुछ थोड़ा स्लो, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं रिएक्ट होने में.
ये चीज़ बोल रहे हैं इधर। तो मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। क्या कह रहे हैं कि अगर सोडियम और पोटेशियम को हमने ओपन में रख दिया, ओपन में रखने का मतलब क्या है, इन एयर तो प्रेजेंट है और एयर में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं वो और मोस्ट विग्रसली रिएक्ट करते हैं, हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। क्या बहुत तेजी से रिएक्शन होती है जिससे कि आग भी लग जाती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। उनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखते हैं ताकि आग ना लगे और उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ना हो, वो ऑक्साइड फॉर्म और हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म नहीं करें। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. क्या कह रहे हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है, उसमें भी जो सरफेस होता है मेटल का, नॉर्मल टेम्परेचर में भी, अब एयर तो सारे के प्रेजेंट होती है, हर जगह प्रेजेंट होती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एक थिन लेयर ऑक्साइड की फॉर्म हो जाती है उन मेटल्स के ऊपर, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। क्या करती है, एक पतली लेयर फॉर्म हो जाती है ऑक्साइड की और वो प्रिवेंट करती है कि वो मेटल फर्दर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स फर्दर उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। क्या कह रहे हैं कि आयरन बर्न नहीं होता जल्दी से, लेकिन आयरन फिलिंग्स मतलब स्मॉल आयरन के पीसेस जो पतले पतले यू कैन से वायर्स होती हैं आयरन की, वो बहुत जल्दी से बर्न करती हैं फ्लेम में। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं करता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। कॉपर जल्दी से बर्न नहीं करता, लेकिन क्या होता है उसके अंदर, उसके ऊपर एक मेटल की मीन्स ऑक्साइड की एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जैसे जो हमने यहाँ की थी कॉपर टू ऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड, ब्लैक कलर की कोटिंग प्रेजेंट हो जाती है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। जो सिल्वर और गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। जब हम इतना भी उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के बाद भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है किसका, थिक लेयर बनाने का। थिक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, उसको बोल दिया हमने एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम अपने आप से एक थिन लेयर डेवलप करता है ऑक्साइड की जब एयर में प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रिवेंट करती है फर्दर कोरोजन से। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग इट ऑक्साइड लेयर थिकर। उस रेजिस्टेंस को और इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वो जो ऑक्साइड की लेयर बनी थी उसको थिक करते हैं। किसकी हेल्प से, एनोडाइजिंग की हेल्प से। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड द इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स एक एनोड इलेक्ट्रोड बना देते हैं, किससे, एल्यूमिनियम से ही, पूरे एल्यूमिनियम से बनते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस, उससे करंट डालते हैं, उसमें करंट का फ्लो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। द ऑक्सीजन वॉज इवोल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है इस रिएक्शन में और वो रिएक्शन एल्यूमिनियम जो हमने एनोड बनाया था उसके साथ रिएक्ट करती है और थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म करती है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश। उस मतलब वो जो थिक लेयर फॉर्म होती है वो इजीली रिमूव हो जाती है और एक अट्रैक्टिव फिनिश प्रोवाइड करती है एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को। एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है किसके लिए, थिक ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर फॉर्म करने के लिए। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सोडियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है सारे सैंपल्स में। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रसली इम्प्लाई दैट इट इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। मैग्नीशियम के बारे में क्या बोल रहे कि वो इतना रिएक्टिव नहीं है जितना कि सोडियम हमारा रिएक्टिव है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। क्या कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन के साथ बर्निंग और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि
किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है, ये हमें डिसाइड करने के लिए हमें कुछ फर्दर रिएक्शंस करनी पड़ेंगी जिससे हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करके देखा, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। हमने क्या किया, मेटल्स की रिएक्शन कराई वाटर के साथ। देखो सेम एग्जांपल, सेम एक्टिविटी क्या शो कर रही है यहाँ पे, हमने कुछ स्मॉल पीसेस लिए हैं सैंपल्स के, जो भी हमारे मेटल के सैंपल्स से। हमने क्या किया, पहले हमने सैंपल्स को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हमने उनको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हमने स्टीम के साथ भी। साथ साथ पूछ रहा है डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग कौन स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से पता लग रही है कि ऑब्जर्वेशन क्या निकली इस एक्टिविटी से। क्या हुआ, मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे। फर्दर दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। एंड प्रोडक्ट क्या बोल सकते हो आप कि मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं हमारे, और यू कैन से मेटल रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ, तो इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यही बोल रहे हैं सेम। फर्दर मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, जो मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल होंगे वाटर में वो फिर से रिएक्शन देंगे एंड फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे वो क्या करेंगे, फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेंगे। अब देखो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वोलेंटली विद कोल्ड वाटर। क्या बोल रहे हैं कि जो पोटेशियम और सोडियम का हमने सैंपल लिया और वो ये इन दोनों ने कोल्ड वाटर के साथ भी अपनी रिएक्शन दे दी, और जिसमें कि द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या बताया था, जिसमें हीट का एग्जिट होना, मीन्स हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट्स के साथ, दैट द इवोल्ड हाइड्रोजन इमिडिएटली कैचेस फायर। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो क्या करती है, इमिडिएटली फायर कैच कर लेती है। इससे हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से कि सोडियम और पोटेशियम आर मोर रिएक्टिव। सोडियम किससे, क्योंकि उन्होंने कोल्ड वाटर में ही रिएक्शन कर दी, कोल्ड वाटर में ही वो रिएक्शन शो कर रहे हैं, किसके साथ साथ हीट भी रिलीज कर रहे हैं उसके साथ साथ, और जो हाइड्रोजन है वो इमिडिएटली फायर भी कैच कर रहे हैं, मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव। रिएक्शन देखो, पोटेशियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, पोटेशियम क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है प्लस हीट। सेम सोडियम के साथ, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। इन्होंने रिएक्ट किया कोल्ड वाटर के, मीन्स ये वाटर है जो कोल्ड वाटर है। देन द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट। जो कैल्शियम ने रिएक्शन करी वो लेस वॉयलेंट थी, मतलब बहुत स्लो हो रही थी। द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट इवोल्व हो रही थी लेकिन वो इतनी हीट नहीं थी कि जिससे कि हाइड्रोजन आग पकड़ सके। दैट्स वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल। जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही थी इसके बबल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टिक कर गए, जिससे कि ये फ्लोट करने लग गया। ये तो गैस थी, गैस के बबल्स इसके साथ स्टिक करेंगे, मतलब इसके साथ आ गए बबल्स, इसके मेटल अपर सरफेस पे आ गए तो ये फ्लोट करने लग गया। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल। कैल्शियम की रिएक्शन जब हुई वाटर के साथ तो इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स थे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे स्टिक हो गए, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट होने लग गया। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। इसने किसके साथ रिएक्ट किया, हॉट वाटर के साथ, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया इसने हॉट वाटर के साथ एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये वाली हाइड्रोजन गैस फिर से बबल्स के फॉर्म में, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे स्टिक हो गए, जिससे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी फ्लोट करने लग गया। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। इधर विद कोल्ड वाटर और बाद में कौन से मेटल्स आए, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये 3 एग्जाम्पल दिए इन्होंने ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, इन्होंने रिएक्ट किया स्टीम के साथ। इनकी रिएक्शन हुई स्टीम के साथ। देखो वाटर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ गैस मीन्स स्टीम। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर,
Aluminium reacts with water in the form of steam to give aluminium oxide plus water. यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि ये एल्किलीज नहीं है, ये डिजोल्व नहीं हो रहे वाटर में, हाइड्रोजन गैस इवोल्व की इन्होंने. थर्ड, आयरन वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ गैस, आयरन ऑक्साइड H2. इनको बैलेंस साथ साथ बैलेंस कर लेना इक्वेशंस. मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. ये एग्जाम्पल दिए इन्होंने, कौन कौन से एग्जाम्पल? लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. ये रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ. देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट किया. किनके साथ? कोल्ड वाटर के साथ, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करी, और जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई वो इट कैचेस फायर. सेकेंड आया कैल्शियम. कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, लेकिन जो इसमें हीट रिलीज हुई वो ज़्यादा हीट रिलीज नहीं हुई, और हाइड्रोजन एंड द हीट इवोल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर. वो जो हीट रिलीज हुई तो उससे हाइड्रोजन डजंट कैच फायर एंड इट फ्लोट्स. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट्स. क्यों फ्लोट हो रहा था? क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर स्टिक हो गए, हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक हो गए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे. देन हमारा एग्जांपल है मैग्नीशियम का. फिर मैग्नीशियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया हमारा हॉट वाटर के साथ, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया और हाइड्रोजन फॉर्म किया. फर्दर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक कर देते हैं, और फिर से वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जैसे फ्लोट करता है. फिर हमारे एग्जांपल आए मेटल्स के, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, इन्होंने ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया. इन तीनों ने रिएक्ट किया स्टीम के साथ. तो स्टीम के साथ रिएक्ट किया, इन्होंने हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं किए, इन्होंने फॉर्म किए ऑक्साइड्स, क्योंकि ये ऑक्साइड्स से जो ये वाटर सोल्यूबल नहीं थे, दैट्स वाई दे फॉर्म ऑक्साइड्स. मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 एग्जाम्पल जिन्होंने वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं दी. तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे सोडियम एंड पोटेशियम मोर रिएक्टिव, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड आयरन, एंड में आते हैं हमारे लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड. यहाँ पे मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. क्या फॉर्म करते थे जब मेटल्स रिएक्ट करते थे एसिड्स के साथ, तो क्या फॉर्म करते थे? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. सेम वही metals react with acids. Metal reacts with dilute acid to give salt plus hydrogen. ये एक्टिविटी फर्दर की है इन्होंने. मेटल के सैंपल्स लिए एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम नहीं लिया क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है. पुट सम सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनकी रिएक्शन कराई. हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है? राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन चारों की क्या क्या है एग्जाम्पल? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. इनकी HCl के साथ रिएक्शन करानी है. सोल्ट फॉर्म होगा. क्या सोल्ट फॉर्म होगा? यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2, यहाँ पे AlCl3 प्लस H2, यहाँ पे ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पे FeCl2 प्लस H2. इक्वेशन बैलेंस करो. क्लोरीन 2 तो 2 क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2. इक्वेशन बैलेंस. यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए हमारे 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6, 6 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 6 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन, हाइड्रोजन 6, तो 3 2 ज़ा 6. इक्वेशन बैलेंस. यहाँ पे 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन 2, इक्वेशन बैलेंस. क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन बैलेंस.
हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्ड, मतलब क्या कह रहे हैं, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. क्या कह रहे हैं, जब एक मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज HNO3. जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवोल्ड नहीं होगी. क्यों नहीं इवोल्ड होगी, बिकॉज इट इज HNO3 is the strong oxidizing agent, means this nitric acid is strong oxidizing agent. And what is oxidizing agent? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं. ऑक्सीडेशन मीन्स उसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स जो ये हाइड्रोजन रिलीज होनी थी यहाँ पे, इसको वाटर के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं. ये यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होनी थी, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होकर क्या फॉर्म कर देते हैं, वाटर. तो यहाँ पे इसलिए हाइड्रोजन इवोल्व नहीं होती. देखो, इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस टू वाटर. जो H2 प्रोड्यूस होना था उसको ऑक्सीडाइज करके क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, वाटर. एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. और खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन होकर क्या फॉर्म कर देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NO2 या NO या N2O, कोई भी ऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं. बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व H2 गैस. तो बट क्या कह रहे हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम मेटल है और जो हमारा मैंगनीज मेटल है, मैग्नीज मेटल और मैग्नीशियम मेटल, ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ. जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं. यहाँ पे कोई सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस के साथ सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा. अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है तो MgNO3 ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन इवोल्व हो जाएगी. यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम. द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस. क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी उसमें हाइड्रोजन गैस जो इवोल्व हो रही है वो फास्ट इवोल्व हो रही है. द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर. रिएक्टिविटी सीरीज इनकी क्या बनाई इन्होंने, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड देन आयरन. जो ये रिएक्शन थी हमारी, जो ये 4 हमने सैंपल लिए थे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनकी जो हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, जो हाइड्रोजन इवोल्यूशन हो रहा था, तो इनको कंसिडर करके इन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज क्या बनाई कि जो मैग्नीशियम ने जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे बहुत विग्रसली जो हाइड्रोजन गैस थी वो इवोल्व हुई. तो मीन्स मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. दैट्स वाई द रिएक्टिविटी सीरीज इज दिस, or the reactivity decreases in order this. In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remains unchanged. जो कॉपर का, अगर हम कॉपर की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो हमें कोई बबल फॉर्म नहीं हो रहा जब हम, और ना वहाँ पे कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा. दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कॉपर ने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं की. तो यहाँ पे हमने मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ करके हमने हाइड्रोजन जो इवोल्व हो रही है उससे हमने ये ऑर्डर क्रिएट किया है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. यहाँ पे एक नई टर्म आई, एक्वारीजिया. ये क्या होता है, रेशो होती है किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू नाइट्रिक एसिड. दोनों क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं. कंसंट्रेटेड एसिड HCl एंड HNO3. HCl इज इन रेशो 3 एंड नाइट्रिक एसिड इज इन रेशो 1. 3:1 की रेशो में इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं एक्वारीजिया. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है. इसमें इवन हमारे गोल्ड जो होता है, गोल्ड भी डिजोल्व हो जाता है. अगर हमें गोल्ड को डिजोल्व करना होता है तो हम एक्वारीजिया के सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं, उसमें हमारा गोल्ड डिजोल्व हो जाता है. इट इज मीन्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. दोनों कंसनट्रेटेड एसिड्स हम डालते हैं. HCl इज इन रेशो 3 एंड HNO3 इज इन रेशो 1. 3:1 की रेशो में सॉल्यूशन बनाया जाता है. इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम. गोल्ड और प्लेटिनियम को भी डिजोल्व करने में ये यूज होता है. ये हाईली फ्यूमिंग लिक्विड. फ्यूमिंग मीन्स जो इसका सॉल्यूशन बनता है उसमें से फ्यूम्स निकलती हैं उसमें से. इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है ये.
तो इवन ये क्या करता है, गोल्ड को भी डिजोल्व करता है। इसमें HCl कंसनट्रेटेड होते हैं, ये दोनों कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की रेशियो होती है 3:1, 3:1 का सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, कि मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं सोल्यूशन ऑफ अदर, किसी सोल्यूशन दूसरे मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट था वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था उसके सोल्यूशन से, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो ये वही बोल रहा है इधर सेम एक्टिविटी में। क्या कह रहा है, एक हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल को डिप किया। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो चेंज हो गया। तो और जो ये इन्होंने देखो आयरन नेल डिप किया हुआ था ये हमारा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाता है। और हमने एक दूसरा स्टैंड लिया था, इसमें हमने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था और कॉपर की वायर डाली थी। तो इसमें हमें क्या रिजल्ट फॉर्म हो रहा है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। क्या कह रहा है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मेटल होगा, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हमने अभी देखा कि सारे मेटल क्या होते हैं, इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस मेटल्स विद, उनकी रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, हमने इनकी रिएक्शन करा के हमने चेक की उनकी रिएक्टिविटी। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स, सारे मेटल्स ने इनके साथ, इन रिएजेंट्स के साथ भी रिएक्ट नहीं किया था। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. क्या कह रहे हैं, जो चैप्टर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वो हमें बेटर रिजल्ट शो कर सकती है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन स्ट्रोंग है और कौन वीक है। It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. सेम बात कह रहा है कि अगर मेटल A इसके मेटल B को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, देन मेटल A इज रिएक्टिव देन मेटल B। वही कह रहे हैं सेम, जो हमारी ये रिएक्शन होती है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, क्या बन गया था, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉपर ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था एसिड के साथ, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट, विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन। यहाँ पे ये इसका ये कलर डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे ये सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। द रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। देखो फर्स्ट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अभी हमने यहाँ पे किए थे जब वाटर के साथ रिएक्शन हुई थी, सोडियम पोटेशियम फिर कैल्शियम आया था। देन मैग्नीशियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर से नहीं हुई थी लेकिन हॉट वाटर से हुई थी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आए थे हमारे आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, इनकी रिएक्शन ना कोल्ड से हुई थी ना हॉट से हुई थी, इनकी रिएक्शन स्टीम से हुई थी। लास्ट में आए थे हमारे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी रिएक्शन वाटर से हुई नहीं थी। तो ये हमने वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके हमने एक कंक्लूजन निकाला है, वो ये है दैट पोटेशियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज बना दी, ये मोस्ट रिएक्टिव, ये माइल्ड रिएक्टिव एंड देन लिस्ट रिएक्टिव। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर एंड में, सिल्वर, गोल्ड भी हमारे एंड में आते हैं। मोस्टली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। देन एल्यूमिनियम, जिंक, हमारा जो जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इन चारों में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इन्हीं में ही होती है मोस्टली, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। ये सीरीज लर्न रखो अपनी कि जिंक अगर सॉल्यूशन हमें दे दिया लेड सल्फेट का और उसके साथ रिएक्ट कर रहा है आयरन, तो आयरन क्या करेगा, लेड सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। अगर लेड सल्फेट दे रखा है एंड कॉपर दे रखा है तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये हमें सीरीज लर्न करनी पड़ती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल।
अभी हमने किया था केरोसिन ऑयल में सोडियम को क्यों कैप्ट करते हैं, क्योंकि सोडियम क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, जो ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट करता है, और इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट कैचेस फायर। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ, इक्वेशन रिएक्ट करनी लिखनी है। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ मीन्स वाटर के साथ इन फॉर्म ऑफ गैस क्या फॉर्म करता है, आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता, आयरन फॉर्म करता है ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस कर लेना, देखो 3 आयरन, मैं दोबारा लिख देती हूँ रिएक्शन, आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। आयरन 3 आयरन 3, ऑक्सीजन देखो यहाँ इधर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 कर दें तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस होगी। साथ साथ देखो हाइड्रोजन हमारा 4 2 8, यहाँ पे 2, अब हाइड्रोजन को 8 यहाँ पे, तो 4 4 2 8 मीन्स बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस होगी हमारी। क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोजन रिवोल्व हो जाती है। सेकंड, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ, कैल्शियम क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। खाली हमारे जो आयरन और एल्यूमिनियम थे वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करते थे, वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते थे। रिलीज इज H2 हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करो इक्वेशन, कैल्शियम 1 कैल्शियम, OH मीन्स O, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 and 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2, देखो 2 ऑक्सीजन होगी बैलेंस, हाइड्रोजन 4, 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन थी पोटेशियम की वाटर के साथ, सॉरी H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा प्लस H2। अभी यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 1 पोटेशियम, लेकिन यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन हमारे 3 हैं इधर। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी होगी 4, ऑक्सीजन बैलेंस होगी, हाइड्रोजन कितनी होगी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 and 2 4 हाइड्रोजन कंप्लीट, 2 पोटेशियम मीन्स इक्वेशन बैलेंस होगी। इक्वेशन देखो दोबारा लिख लो, पोटेशियम प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो पोटेशियम 1 पोटेशियम, 2 हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है। अब अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करें मीन्स यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन तो 4 होगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 होगी मीन्स ऑक्सीजन बैलेंस होगी, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम भी 2 हो गया, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए फर्दर 2 मीन्स इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follow. Use the table above to answer the following questions about metals A, B, C and D. A, B, C, D हमें क्या दिए हुए हैं, मेटल दिए हुए हैं, A, B, C and D मेटल दिए हुए हैं। ये इनकी रिएक्शन है कि मेटल A ने आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं शो करी, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी, जिंक और सिल्वर के साथ भी रिएक्शन नहीं दी। ऐसे ही बी ने आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट किया, तो कह रहा है विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है। अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा, जो मोस्ट रिएक्टिव साल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा। मोस्ट रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन किसका है, फर्स्ट जिंक का आता है, देन आयरन आता है, जिंक आयरन कॉपर सिल्वर ऐसे बनती है सीरीज, ऐसे जिंक आयरन कॉपर सिल्वर। तो अब यहाँ पे जिंक आयरन, जिंक के साथ तो रिएक्शन हो ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट आयरन के साथ हो रही है, मीन्स
B is more reactive element. B. Second, what do you observe if B is added to a solution of copper sulfate solution? जब हम B को कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे, B को हम ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जब हमारे B एलिमेंट ने आयरन का जो सॉल्ट था इसको भी डिस्प्लेस कर दिया, तो B कॉपर का भी कर सकता है, तो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वो ऑलरेडी बोल रहा है कि B ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ ऐड करा, तो क्या फॉर्म होगा? B सल्फेट प्लस कॉपर। अरेंज द मेटल्स A, B, C and D in order to decreasing reactivity. अरेंज करना है मेटल्स को in order to their decreasing reactivity. डिक्रीज, तो सबसे पहले मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा? B। फिर हमारे डिस्प्लेस करा है A, then C, then D. D ने सिल्वर नाइट्रेट को भी डिस्प्लेस नहीं किया, इट मीन्स ये रिएक्शन आएगी, ये ऑर्डर होगा। क्वेश्चन 4, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल? कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम किसी भी मेटल के साथ डालेंगे? सेम ये रिएक्शन, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कह रहा है? जब आयरन सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? आयरन सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट, और फेरस सल्फेट बोल सकते हो आप इसको, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये बोल्ट हो जाएगी गैस। नेक्स्ट, what would you observe when zinc is added to a solution of iron 2 sulfate? जब हम जिंक ऐड करेंगे, जिंक की रिएक्शन करानी है आयरन 2 सल्फेट मीन्स FeSO4 सॉल्यूशन में हमने ऐड किया जिंक। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इट इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेयर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स वाई जिंक डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स zinc sulfate solution, and this is displacement reaction. Next, how do metals and non-metals react? Metals and non-metals कैसे react करते हैं ये बोल रहा है, पूछ रहा है इधर। In the above activities you saw the reactions of metals with a number of reagents. हमने मेटल्स की रिएक्शंस कराई थी, नंबर ऑफ रिएजेंट मीन्स एसिड्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ और फर्दर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? मेटल्स क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th। क्लास 9th में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने K, L, M, N 4 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट किया था। We learned that noble gases which have a completely filled valence shell show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. क्या कह रहे हैं कि जो नोबल गैसेस थी उसमें उनकी जो वैलेंस शेल थी मीन्स जो लोअर शेल, जो लास्ट शेल थी वैलेंस शेल, वो कम्प्लीटली फिल्ड थी और वो बहुत कम केमिकल एक्टिविटी मीन्स बहुत कम रिएक्शन शो करती थी। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, हम उसके बेसिस पे रिएक्टिविटी शो एक्सप्लेन कर रहे हैं एलिमेंट्स की एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली मीन्स वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होंगे जिनके पास टेंडेंसी होगी
टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है उनको अचीव करने के लिए जिनके पास टेंडेंसी होगी ज़्यादा, उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. देखो ये नोबल गैसेस हैं हमारी, क्या कैसे करते थे. एग्जाम्पल हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते. इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर. 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुए थे, के शेल में. के शेल की कितनी कैपेसिटी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए. एल शेल की 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ऐसे कैपेसिटी थी. 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल होते थे. जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लो, 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में. फर्दर कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे आ जाते थे एल शेल में. और जो जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता था उसको बोलते थे वैलेंस शेल, ऐसे बोलते थे. तो क्या इधर क्या दिखा रहे हैं, नोबल गैसेज हैं. ये नोबल गैसेज हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके एटॉमिक नंबर 2, 10, 18. जो इनके एटॉमिक नंबर थे वही हम जितने जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. ये 9th में सारा करके आ चुके हैं हम. नियोन 10, तो नियोन की कैसे होगी, नियोन का 10, 2 एंड 8, ये नियोन की कॉन्फ़िगरेशन. तो मीन्स नियोन, ये जो नोबल गैस है नियोन, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8, इससे ज़्यादा ये ऑक्यूपाई नहीं कर सकती. और ये क्या है, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट मेटल सोडियम. देखो सोडियम का एग्जांपल देखो. सोडियम, इसके कितना एटॉमिक नंबर, 11 एटॉमिक नंबर. कैसे करेंगे, 2, 8, 1. एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 1. मीन्स ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए मीन्स अपने, अब इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, 10. तो इसको ये अचीव करने के लिए ये क्या कर सकता है, जो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसको ये क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है इसको ये. और यू कैन से ये इसको लॉस करता है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है. अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया इसने, तो इसके पास क्या बच गया, 2 और 10. 2 और 10 किसका था, 2 और 10 नियोन का. मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर ली. इसीलिए क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, मतलब लूज करते हैं या गेन करते हैं. जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो गेन करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए. जो जिसको लूज करके एक या तो लॉस करते हैं या गेन करते हैं. लॉस करके किसी को अचीव हो रही है तो वो लॉस कर देता है, गेन करके किसी को हो रही है तो वो गेन करता है. अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 है इसके पास. अगर इसको नोबल गैस अचीव करनी है कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर या तो ये +7 इलेक्ट्रॉन्स और ले, या ये 1 लूज कर दे, तो क्या ईजी है इसके लिए कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन वो ही दे दे. तो इसलिए क्या करता है सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देता है, सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव आयन बन जाता है. और इसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं 11. क्योंकि प्रोटॉन्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इसने. देखो, we can see from table that a sodium atom has 1 electron in its outermost shell. हमने क्या देखा कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसके outermost shell में. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now become the outermost shell. अगर इसने अपना ये अपना दे दिया, तो इसकी outermost shell क्या बन गई, L shell outermost बन गई. Then its L shell now becomes the outermost shell and that has a stable octet. और उसकी क्या है, स्टेबल ऑक्टेट. ऑक्टेट किसको बोलते हैं, टू कंप्लीट 8, जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं ऑक्टेट. और जिसके लास्ट, जैसे इसमें लास्ट में 2 होते हैं, ये इसको बोलते हैं डुप्लेट. ये ऑक्टेट, ये डुप्लेट. ऑक्टेट फॉर 8, डुप्लेट फॉर 2. इसने अपनी क्या कर दी, ऑक्टेट कंप्लीट कर दी. द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन्स. जो इसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं.
So there is a net positive charge giving us a sodium cation ion. तो net क्या आया, net इसके ऊपर आ गया positive charge. On the other hand, chlorine has 7 electrons in its outermost shell. क्या कह रहे हैं? सेकेंड एग्जाम्पल लिया इसने क्लोरीन का. सेकेंड एग्जाम्पल लो क्लोरीन. क्लोरीन का क्या बनेगा? क्लोरीन हैविंग 17, 2, 8, 8 और 10, क्या बचता है? 7. अब ये क्या करे, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 ले सकता है बाहर से. ये 1 बाहर से लेता है तो इसके पास क्या बन जाएंगे? यहाँ पे 8. एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ये क्लोरीन 287, इसको क्या चाहिए? एक और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मीन्स यहाँ पे 8 करने के लिए. इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम. अब देखो सोडियम ने क्या करना है? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करना है, और क्लोरीन ने क्या करना है? गेन करना है. आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज. उसने गेन किया इसीलिए उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज. और सोडियम ने लॉस करा इसलिए उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स in its K, L and M shell. This gives us a chloride anion. इसने क्या दिया? क्लोराइड. ये क्या बन जाता है? क्लोराइड anion and sodium cation. So both these elements can have a give and take relation. Give and take relation means एक दे रहा है और एक ले रहा है between them. तो ये रिलेशन देखो, अब रिलेशन क्या बनाया इन्होंने. ये सोडियम कितनी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281. यहाँ पे इसने, यहाँ पे इस सोडियम की प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा? लूज कर दिया. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 28 बन गई. ये क्या बोले इसको? कैटायन, सोडियम कैटायन. सेकंड हमारा है क्लोरीन. ये हमारा क्लोरीन आया. क्लोरीन ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लेना है. इसकी क्लोरीन की थी 2, 8, 7. इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या फॉर्म करा इसने फॉर्म किया Cl नेगेटिव मीन्स 288 एनायन. नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कैटायन. अब देखो क्या रिएक्शन हुई राउंड ऑफ करके. हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं. प्लस ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, कितने क्लोरीन के? 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शो करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7. इसका आउटर मोस्ट 1. इसने ये डोनेट करना है, इसको लेना है. इसने ये डोनेट कर दिया इसके यहाँ पे. क्या बन गया? Na पॉजिटिव, क्लोरीन, ये क्लोरीन का 1 और ये सोडियम का जो आया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस क्लोरीन के देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 कंप्लीट हो गए हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो क्या फॉर्म हुआ? NaCl. पॉजिटिव नेगेटिव 1, 1 कैंसल्स आउट. NaCl. सोडियम एंड क्लोराइड आयन बिकम्स अपोजिटली चार्ज. दोनों अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अट्रैक्ट्स ईच अदर, इसलिए क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से ये होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड की तरह रहने के लिए क्या करते हैं? ये इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो इनको होल्ड करके रखते हैं. इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल बट एग्रीगेट्स टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड एज अ मोलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता. ये क्या करता है? एग्रीगेट्स करता है ऑफ अपोजिट चार्ज. अपोजिट चार्ज मीन्स और बहुत सारे आयंस जुड़ के क्या बना देते हैं? एक बहुत बड़ा एग्रीगेट हो जाता है ये. जैसे हमें NaCl के क्या मिलते हैं? क्रिस्टल्स मिलते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं. लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. अब एक और कंपाउंड की स्टडी करेंगे दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. देखो मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में, ये हमारा मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 2, 8, 12 होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है. तो क्या बनेगी 12 की? 2, 8, 2 मीन्स
2, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना आता है, जितने लूज करता है उतना ही चार्ज आएगा मैग्नीशियम के ऊपर, उतना ही चार्ज आ गया, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का फर्दर फिर से वही 2 8 7, इसको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव 2 8 8 बन गया, दैट इज कैटायन, दैट इज एनायन। अब रिएक्शन करनी है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 लिया है क्लोरीन, तो इसका मतलब मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्लोरीन और आएगा, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा, उससे फॉर्म होगा MgCl2। देखो अब यहाँ पे ये Mg, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्ट कर रहा है, एक ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसके, ऊपर वाले 7 इसके, ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया इसने इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया इसने इसको, क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम 2 प्लस, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो 2 प्लस ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं, चार्ज तो 1 है, एक पे तो 1 ही चार्ज, 1 क्लोरीन ने तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया ना, इसलिए 1 चार्ज, लेकिन यूनिट कितनी है 2, तो इसलिए 2, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है 2। और इसीलिए जो हम फॉर्मूलाज बनाते हैं उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि मैग्नीशियम हैविंग +2 चार्ज, क्लोराइड हैविंग -1, ऐसे यू करके हम फॉर्मूला बनाते हैं ना, इससे क्या बनता है हमारा MgCl2। तो यहाँ से अभी हमने देखा कि कैसे बनता है, क्लोरीन के ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किसके साथ बना रहा है, क्लोरीन के साथ बना रहा है, क्लोरीन को चाहिए 1, ये अपने 2, इसको गिव एंड टेक का मतलब क्या है, ये अपने 2 दे रहा है, इसको चाहिए 1, अगर इसको 1 चाहिए तो ये 2 क्यों लेगा भाई, इसको 8 करना है कंप्लीट, 8 कंप्लीट करने के लिए 1 ही तो चाहिएगा, तो ये 1 लेता है इससे, और 1 और अपने भाई को बुला लेता है क्लोरीन को कि 1 मैं ले रहा हूँ 1 तू ले ले, तो 1 उसको दूसरे को देता है, 1 ये खुद लेता है, तो मीन्स क्लोरीन के 2, तो ऐसे यहाँ पे फॉर्म हो जाता है MgCl2। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे फॉर्म करते हैं। The compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds और electrovalent compounds। क्या बोला, ionic compounds बोला इनको, क्यों, क्योंकि आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, एक मेटल, ये क्या है हमारा मेटल, और ये क्या है हमारे नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। किसी भी नाम से आ सकता है, अगर आपसे डिफाइन पूछें, डिफाइन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और व्हाट आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, तो आप डिफाइन दोगे कि द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। फिर आप एक एग्जाम्पल दोगे ये। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी हमने जनरल प्रॉपर्टीज लिस्ट की हैं आयनिक कंपाउंड्स की। फर्स्ट, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, कंडक्शन। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्यों, एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। क्यों होते हैं सॉलिड, सॉलिड्स में क्या होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये होता है ना सॉलिड्स का स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम होता है और ये बहुत रिजिड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव एक तो अपोजिटली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ना, अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये अट्रैक्शन, आयनिक अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गेस्ट। इसीलिए क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। These compounds are generally brittle and break into
पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ये क्या होते हैं, बहुत ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स आप इसको नाजुक बोल सकते हैं, हिंदी में इसका मीन नाजुक से हैं, एंड ब्रेक इनटू पीसेस, ये अगर ब्रेक लिटिल प्रेशर से भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन किसमें, पीसेस में ब्रेक होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स है, अब देखो ये बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है, अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्ड होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सेम इसमें होता है, आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, जो इनके अंदर इंटर आयनिक, जो पॉजिटिव और नेगेटिव में कैटायन और एनायन में जो अट्रैक्शंस बनी है, इंट्रैक्शंस जो हैं उनको ब्रेक करने के लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। सोल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल। क्या कह रहे हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने आयनिक कंपाउंड्स की जगह इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बोल दिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, आयनिक कंपाउंड्स को ही इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो एग्जाम में आपका इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन कि लिस्ट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, जैसे क्या आप एग्जाम्पल ले लो NaCl का, नमक जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, वो डिजोल्व हो जाता है ना पानी में, लेकिन क्या बोला है, इनसोल्यूबल होते हैं उन सॉल्वेंट्स में सच एज कैरोसिन और पेट्रोल। जो पेट्रोल और अगर हम पेट्रोल में डिजोल्व करेंगे, कैरोसिन में डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होंगे। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर हम ऐड कर रहे होते हैं अमाउंट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और यू कैन से मीडियम। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कंडक्शन, अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना का कंडक्शन होता है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है, किनकी, चार्ज पार्टिकल्स, और यू कैन से आयंस। ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, वाटर में ही आयंस कंटेन करते हैं, विच मूव्स टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, प्लस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं, ऑपोजिट जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो या पॉजिटिव टर्मिनल्स, जो ऑपोजिट जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो ऑपोजिट वे में पार्टिकल्स मूव करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन अ वाटर कंटेन्स आयन विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और उससे क्या होता है, कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स इन अ सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं कि जब आयनिक कंपाउंड हमारा सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर है और सॉलिड्स उसके अंदर फोर्सेस इतने हैं कि वो आयंस में ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे। जब वो फ्रीली आयंस की मूवमेंट नहीं होगी फ्रीली आयंस की, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ से करेंगे। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट यू कैन से सेमी सॉलिड स्टेट, हल्का सा टेम्परेचर देने पर ये मोल्टन स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to heat। ये वही कह रहे हैं कि molten state में जो forces of attraction होते हैं oppositely charged ions का means positive और negative means cations and anions का, वो overcome किया जा सकता है heat से। Thus the ions move freely and conduct electricity, तो वो ions freely move करते हैं और ions की movement से electricity conduct होती है। Questions first, write the electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है बस। क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, Na1। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में हम जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो लिखते हैं। सोडियम 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो क्या होगा 2, 6 मीन्स कितने हैं 6, तो ऑक्सीजन पे 1, 2, 3, 4,
5 6 6. नेक्स्ट मैग्नीशियम 2 8 2. तो इसके कितने लिखेंगे हम 2 1 2. ये आप कहीं भी डोनेट कर सकते हो, कहीं सॉरी डिनोट कर सकते हो, जैसे mg यहाँ पे या mg ऐसे भी कर सकते हो, mg 1 1 कैसे भी. शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO मीन्स सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करनी है हमें सोडियम ऑक्साइड की. पहले चलो सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं. सोडियम ऑक्साइड कितने 6. इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे. ऑक्सीजन प्लस, या आप डायरेक्ट ऐसे बना दो. ऑक्सीजन 6 1 2 3 4 5 6. इसके साथ सोडियम क्या करता है, लॉस करता है. ये गेन करेगा, ये लॉस करेगा. 2 सोडियम Na क्योंकि इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 डोनेट करेगा सोडियम. 1 यहाँ डोनेट कर दिया इसने, 1 यहाँ डोनेट कर दिया. क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम चार्ज कितना प्लस कितने 2, देन ऑक्सीजन 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट. चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर 2 नेगेटिव, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने कितने लिए हैं 2. तो क्या फॉर्मूला बना Na2O, ये बन गया सोडियम ऑक्साइड. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो, ये मैग्नीशियम को डोनेट करना है, ऑक्सीजन को गेन करना है. मैग्नीशियम 1 2, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6. इसको 2 करने हैं ना, और ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो ये सिंपली ऐसे बन गया. क्या बना मैग्नीशियम ने क्या चार्ज आएगा मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, इसने 2 लॉस करे. ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास तो वैलेंस में अब कुछ रहा ही नहीं, तो इसलिए खाली चार्ज. ऑक्सीजन ने 2 नेगेटिव, एक ही तो ऑक्सीजन है, एक मैग्नीशियम है, ये बन गया MgO, ये Na2O. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the ions present in these compounds. आयन पूछ रहे, कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं. मैग्नीशियम का Mg2+ आयन, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव, सोडियम का Na पॉजिटिव. बस ये तो 3 थे, ये 3 आयन्स हो गए. वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. फिर से वही बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है. अभी जब बताया था आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं. उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, उन्हें ब्रेक करने के लिए. टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक बॉन्ड्स और अट्रैक्शन, उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. दैट्स वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है.